अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इको 402 के लेक्चर नंबर 11 को देखेंगे, जिसमें हमने इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड को देखना है, जो कि कंटिन्यू टॉपिक है हमारा। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। आज हम बात करेंगे इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो उसके दो तरह के इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, दूसरा इनकम इफेक्ट होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? जब कोई चीज़ सस्ती हो जाए तो लोग उसे ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं और जो चीज़ महंगी हो उसे कम ख़रीदते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चिकन महंगा हो जाता है और बीफ सस्ता हो जाता है तो लोग क्या करेंगे? चिकन कम ख़रीदेंगे, बीफ ज़्यादा ख़रीदेंगे। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, यानी लोग महंगी चीज़ को छोड़कर सस्ती चीज़ पर शिफ्ट हो जाते हैं। सो आपने ये याद रखना है, जब प्राइस फॉल होती है तो मतलब डिमांड हमेशा फिर बढ़ जाती है और ये सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की वजह से होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इनकम इफ़ेक्ट। जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो ऐसा लगता है जैसे हमारी इनकम बढ़ गई हो। क्यों? क्योंकि अब हम सेम पैसों में ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकते हैं। इसे कहते हैं रियल परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आइसक्रीम आपको 100 रुपये की मिल रही है और आप जो है वो 5 आइसक्रीम ख़रीद सकते हैं। तो अगर एक आइसक्रीम की कीमत 50 रुपये हो जाए तो इस तरह आप आइसक्रीम जो है वो 10 ख़रीद सकते हैं, जितनी में आप 5 ख़रीद सकते थे। ठीक है। यानी 500 में आप जब पहले 5 ख़रीद सकते थे, अब आप जो है वो 500 में 10 आइसक्रीम ख़रीद सकते हो। यानी बिना इनकम बढ़े भी आप अमीर फील करते हो। ठीक है। इसी को कहते हैं इनकम इफ़ेक्ट। ठीक है। सो याद रखिएगा, जब इनकम इफ़ेक्ट होता है तो कभी डिमांड बढ़ सकती है और कभी डिमांड कम भी हो सकती है, लेकिन अक्सर जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ओवरऑल डिमांड यूजुअली बढ़ जाती है। क्लियर? अब हम आते हैं इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट्स, यानी कि नॉर्मल गुड्स। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिखाई हुई हैं हमें, जैसे कि हमारे पास नॉर्मल गुड की जो डायग्राम दिखाई हुई है, इस डायग्राम में फूड हमारे पास एक्स एक्सिस है और क्लॉथिंग वाई एक्सिस दिखाया गया है। ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? ए है। पॉइंट ए पर कंज्यूमर अपनी इनकम के हिसाब से कुछ फूड, कुछ क्लॉथिंग ख़रीद रहा होता है। ठीक है। इसके स्टेप 2 में क्या है कि प्राइस ऑफ फूड फॉल्स होगी, यानी जब फूड की प्राइस कम होती है तो बजट लाइन चेंज हो जाती है, यानी राइट साइड मूव करती है वो। इसका मतलब है अब कंज्यूमर ज़्यादा फूड अफोर्ड कर सकता है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल चेंज ए टू बी, यानी कंज्यूमर ए से मूव करके बी पर चला जाता है, यानी फूड की क्वांटिटी F1 से F2 तक बढ़ जाती है। ये टोटल इफ़ेक्ट है, मगर ये टोटल इफ़ेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट 1 में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, यानी ए से डी। प्राइस चेंज के बाद सबसे पहले क्या होता है? कंज्यूमर कहता है फूड सस्ता हो गया है, तो मतलब क्लॉथिंग के मुकाबले में ज़्यादा लेना चाहेगा वो फूड को, इसलिए कंज्यूमर ए से डी पर मूव करता है। ये सिर्फ रिलेटिव प्राइस चेंज की वजह से होता है। इस स्टेज में इनकम कांस्टेंट मान ली जाती है। पार्ट 2 में क्या होता है? इनकम इफेक्ट होता है, यानी पार्ट ए में जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ए से डी और पार्ट 2 में इनकम इफेक्ट डी से बी। यानी अब कंज्यूमर फील करता है कि मैं अब ज़्यादा रिच हो गया हूँ, सेम पैसों में ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, तो वो और ज़्यादा फूड ख़रीदता है, इसलिए डी से बी पर मूव करता है। ठीक है। सो फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा नॉर्मल गुड में कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी फूड बढ़ रहा है और इनकम इफेक्ट मतलब इसमें भी फूड बढ़ रहा है। ठीक है। इसलिए डिमांड स्ट्रॉन्गली इंक्रीज़ होती है। ठीक है। अब आ जाते हैं डायग्राम नंबर 2 पर। इसमें है इन्फीरियर गुड का केस। आपके सामने एक बॉक्स है, इसमें लिखा हुआ सिंस फूड इज़ एन इन्फीरियर गुड इनकम इफेक्ट इज़ नेगेटिव। मतलब फूड एक इन्फीरियर गुड है, जैसे कि दाल रोटी सस्ती हो जाती हैं, ये हमारी रोज़मर्रा की जो है ज़रूरियात की चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है? स्टेप 1 इसमें आएगा प्राइस फॉल्स होगी, यानी फूड जब सस्ता हो जाता है तो मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फिर भी सेम रहेगा, यानी ए से डी मूव करेगा, यानी कि फूड ज़्यादा लेगा। स्टेप 2 इसका ये होगा इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, तो अब कंज्यूमर रिच फील करता है, तो कहता है कि अब मैं बेटर चीज़ें ख़रीदूँगा, यानी कि बर्गर चिकन वगैरह। पहले तो वो दाल वगैरह सब्ज़ी वगैरह ख़रीद रहा था, सस्ती चीज़ें, तो वो फूड थोड़ा कम कर देता है, डी से थोड़ा पीछे मूव करता है। सो याद रखिएगा, इस डायग्राम में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन होता है इनकम इफेक्ट से, इसलिए ओवरऑल डिमांड फिर भी इंक्रीज़ होती है, बस इंक्रीज़ जो है वो कम होती है। इंक्रीज़ ज़रूर होगी लेकिन कम इंक्रीज़ होगी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अ स्पेशल केस द गिवन गुड, यानी द इनकम इफेक्ट में थ्योरेटिकली बी लार्ज इनफ टू काज द डिमांड कर फॉर अ गुड टू स्लोप अपवर्ड। ठीक है। ये क्विज़ के हिसाब से आपने याद रखना है। देखिए, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इनकम इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप हो जाए, यानी प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड भी बढ़े, तो ये रेयर केस होता है। ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल पर आ जाते हैं, डायग्राम पर। गैसोलीन टैक्स एग्जांपल जो है, देखिए गवर्नमेंट पेट्रोल पर टैक्स लगाती है। यहाँ पर जो गिवन दिया गया है, इनकम $9,000, गैसोलीन प्राइस $1 और टैक्स जो है वो $0.50 पर गैलन है। अब इसमें क्या होगा आफ्टर टैक्स पे कि पेट्रोल महंगा हो गया,
जब टैक्स लगा दिया गया यानी कि पेट्रोल महंगा हो गया तो मतलब बजट लाइन लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगी, कंज्यूमर पेट्रोल कम खरीदेगा। दूसरी बात इसमें क्या होगी, गवर्नमेंट रिबेट। गवर्नमेंट लोगों को कैश वापस देती है, जैसे कि $450 रिबेट। अब क्या होगा, इनकम बढ़ जाएगी, बजट लाइन थोड़ी राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। कंज्यूमर न्यू प्राइस पॉइंट सी पर सेटल होता है। इस तरह ये डायग्राम हमें यही दिखाता है कि टैक्स प्लस रिबेट मिलकर कंजम्पशन को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद आपके पास आ जाता है मार्केट डिमांड कर्व्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं अ कर्व दैट रिलेट्स द quantity of a good that all consumers in a market buy to the price of the good is called market demand curve। यहाँ पे जो इससे आपको समझ आ जाएगी, यानी कि मार्केट डिमांड जो होती है कि सब कंज्यूमर की टोटल डिमांड को ऐड करने से बनती है। यहाँ पे जो आपको टेबल दिखाया हुआ है, जैसे कि आपके पास प्राइस है, इंडिविजुअल ए है, इंडिविजुअल बी, इंडिविजुअल सी और मार्केट दिखाई हुई है। यहाँ पे प्राइस 1 2 3 4 5 तक है। यूनिट्स ए में जो इंडिविजुअल ए है उसके यूनिट्स अलग दिखाए हुए हैं, इंडिविजुअल बी के भी यूनिट्स हैं, इंडिविजुअल सी के यूनिट्स हैं और टोटल मार्केट भी दिखाई हुई है। ये कैसे होता है, यहाँ पे देखें। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ये देखें कि प्राइस आपकी $1 पे ए के यूनिट कितने हैं, 6 है, बी के यूनिट 10 है और सी के यूनिट 16 है। मार्केट डिमांड ऑल कंज्यूमर्स को ऐड करने से होता है, यानी आप क्या करेंगे, 6 + 10 + 16 को ऐड करेंगे तो आपके पास 32 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस $3 पर ए की कीमत 2 है, बी की कीमत 6 है और सी की कीमत 10 है। तो आपने क्या करना, 2 + 6 + 10 करेंगे तो आपके पास 18 यूनिट्स मार्केट डिमांड आ जाएगी। तो मतलब जब प्राइस बढ़ती है तो मार्केट डिमांड कम होती जाती है। इस टेबल से हम मार्केट डिमांड कर्व बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि मार्केट डिमांड कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यही है कि नॉर्मल गुड दोनों इफेक्ट्स डिमांड बढ़ाते हैं। इंफीरियर गुड इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है इसका। गिवन गुड में रेयर केस होता है, यानी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और मार्केट डिमांड में सब कंज्यूमर्स की डिमांड का सम होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं समिंग टू ऑब्टेन अ मार्केट डिमांड कर्व, यानी मार्केट डिमांड जो कर्व है उनको सबको कैसे आपने सम करना है। आज हम देखेंगे कि मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनती है। याद रखें, मार्केट डिमांड सब कंज्यूमर्स की डिमांड का सम होता है, जैसे कि कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी जो है, इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास मार्केट डिमांड बन जाएगी। अब यहाँ पर जो डायग्राम 1 है, इंडिविजुअल डिमांड कंज्यूमर ए के हिसाब से, इस ग्राफ में सिर्फ कंज्यूमर ए की डिमांड कर्व है, यानी डी। वर्टिकल एक्सिस पर प्राइस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्वांटिटी है। लाइन क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब प्राइस ज़्यादा तो क्वांटिटी कम, और प्राइस कम तो क्वांटिटी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल समझ लो आपके प्राइस 5 है तो ए थोड़ी क्वांटिटी ख़रीदता है, और प्राइस 1 होगी तो ए जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदता है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, डायग्राम नंबर 2 हमारे पास है कंज्यूमर बी के हिसाब से। अब सेकंड ग्राफ में कंज्यूमर बी की डिमांड कर्व डी बी है, यानी सेम रूल अप्लाई होता है, प्राइस हाई तो क्वांटिटी लो और प्राइस लो तो क्वांटिटी हाई। ठीक है, लेकिन नोटिस आपने ये करना है कि कंज्यूमर बी की डिमांड ए से डिफरेंट है। नोटिस करें, आपकी कर्व चेंज होगी तो हर कंज्यूमर की इनकम डिफरेंट और टेस्ट डिफरेंट, नीड्स डिफरेंट होती हैं, इसलिए डिमांड कर्व्स भी डिफरेंट होती हैं। डायग्राम नंबर 3 पर देखिए कंज्यूमर सी के हिसाब से कि अब थर्ड ग्राफ में कंज्यूमर सी की डिमांड कर्व डी सी होगी। ये सबसे राइट साइड पर है, मतलब कंज्यूमर सी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करता है। रीज़न ये है इसकी इनकम ज़्यादा है और यूज़ प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद है उसको। अब हमारे पास 3 अलग डिमांड कर्व्स हैं, डी ए, डी बी और डी सी। फोर्थ डायग्राम में मार्केट डिमांड कर्व में जो हम देखेंगे कि इनको कैसे सम करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्केट डिमांड कर्व इज़ ऑब्टेन्ड बाय समिंग कंज्यूमर्स डिमांड कर्व्स, मतलब हॉरिजॉन्टल एडिशन करते हैं, क्वांटिटी को ऐड करते हैं। हॉरिजॉन्टल समेशन क्या होता है, हर प्राइस पर ए की क्वांटिटी, बी की क्वांटिटी, सी की क्वांटिटी सब ऐड कर देते हैं। जैसे अगर प्राइस 3 हो तो कंज्यूमर ए की 2 यूनिट्स है, बी के 6 यूनिट्स है, सी के 10 यूनिट्स है, तो 2 + 6 + 10 करेंगे तो 18 यूनिट्स बन जाता है। तो ये हमारे पास मार्केट डिमांड निकल आती है। तो इसी तरह हर प्राइस पर क्वांटिटीज़ ऐड करते हैं, फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, मतलब हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व बन जाती है ऐसे। ठीक है, अब डायग्राम में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में डी ए है, फिर डी बी, फिर डी सी, तो राइट साइड में इन सब का सम है, यानी मार्केट डिमांड है। इसलिए मार्केट डिमांड कर्व जो है सबसे ज़्यादा राइट साइड पर होती है, सबसे फ्लैटर होती है, क्योंकि मार्केट में एक नहीं बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखिए पॉइंट 1 में क्या है कि मार्केट डिमांड राइट साइड शिफ्ट करती है जब न्यू कंज्यूमर मार्केट में आते हैं, यानी अगर बायर्स की तादाद बढ़ जाए तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल पहले 100 लोग मोबाइल ख़रीदते थे तो अब 1000 लोग ख़रीदने लग गए हैं, तो डिमांड कर्व राइट साइड पर शिफ्ट हो जाती है।
पॉइंट 2 हमारे पास ये होगा कि जो फैक्टर्स बहुत से कंज्यूमर्स की डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ सब लोगों को अफेक्ट करे तो पूरी मार्केट की डिमांड चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल इनकम चेंज हो जाएगी, फैशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज, एडवर्टाइजमेंट चेंज, तो ये सब मार्केट डिमांड शिफ्ट कर देते हैं। पार्ट 2 हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। याद रखना कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करती है प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी कितनी चेंज होती है। मतलब प्राइस चेंज तो डिमांड कितनी रिएक्ट करती है, ये चीज़ को, इस चीज़ को मेजर करती है। अब इसके बाद आपके पास एक फार्मूला दिया हुआ है ईपी। तो इसका फार्मूला क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेल क्यू बाई क्यू ओवर डेल पी बाई पी। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल क्यू बाई डेल पी बाई क्यू बाई पी। दोनों तरीके से कर सकते हैं, फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी दिखाया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ प्राइस इंक्रीज़, अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी प्राइस इलास्टिसिटी में, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज़ होंगे, याद रखिएगा। और अगर प्राइस डिक्रीज़ होगी तो एक्सपेंडिचर्स भी डिक्रीज़ होंगे। ये मैंने लाइन भी इसलिए लगाई है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि प्राइस इंक्रीज़ के नीचे जो एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है इसका मतलब है सेम चीज़ होगी, यानी एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज़ होंगे। प्राइस डिक्रीज़ होगी तो एक्सपेंडिचर्स भी डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। यानी आपके जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हम अपने खर्चे जो बढ़ा देते हैं, हमारी चीज़ें और हमारी डिमांड, हमारी विशेज़ जो है हम उन चीज़ों को पूरा करने लग जाते हैं। लेकिन अगर प्राइस डिक्रीज़ होती है तो हम अपनी जो बेसिक नीड होती है वो लेते हैं, अदरवाइज़ जो है हम बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इनइलास्टिक डिमांड ईपी लेस देन 1 है, तो डिमांड यहाँ पर कम रिएक्ट करती है प्राइस चेंज होने पर। यानी अगर प्राइस हमारे पास बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ेंगे, और अगर प्राइस कम हो रही है तो एक्सपेंडिचर्स भी कम होंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे है यूनिट इलास्टिक, यानी ईपी इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे आर अनचेंज होगा। यानी हमारे पास डिमांड भी, और यानी इसका मतलब होता है कि चीज़ें सेम रहती हैं। यानी अगर आपके पास कोई चीज़ 10% बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी जो है वो 10% बढ़ेगी। यानी अगर 10% कम हो रही है तो फिर डिमांड भी 10% कम होगी। तो इस तरीके से होता है। इलास्टिक ईपी ग्रेटर देन 1 है तो ये फिर डिक्रीज़ होगा, तो फिर मतलब उसका अपोजिट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। याद रखिएगा जब प्राइस में बड़ी चेंजिंग हो जैसे कि 20%, तो इलास्टिसिटी का रिजल्ट डिपेंड करता है कि डिमांड कर्व के किस पॉइंट पर हम मेजर कर रहे हैं। यानी डिमांड कर्व पर हर पॉइंट पर जो है वो इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है। इसलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर करती है। सो याद रखिएगा डिमांड कर्व एक लाइन होती है, अपर पार्ट मतलब डिमांड ज़्यादा सेंसिटिव होती है, मिडल में यूनिट इलास्टिक होती है, और लोअर पार्ट पे डिमांड कम सेंसिटिव होती है। इसलिए इलास्टिसिटी हर जगह सेम नहीं होती। इसी वजह से हमें कभी कभी इलास्टिसिटी एक एग्जैक्ट पॉइंट पर निकालनी पड़ती है। इसको कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर एक फार्मूला भी दिया गया है, ईपी इज इक्वल टू पी बाई क्यू मल्टीप्लाई 1 बाई स्लोप। मतलब कि पी जो होता है प्राइस है, क्यू क्वांटिटी है, और स्लोप हमारे पास डिमांड कर्व के स्लोप यानी डेल क्यू बाई डेल पी होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी डिपेंड करती है 3 चीज़ों पर, प्राइस कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, डिमांड कर्व कितनी स्टीप या फ्लैट है। अगर डिमांड कर्व फ्लैट हो तो मतलब डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है, और अगर डिमांड कर्व स्टीप हो तो मतलब डिमांड इन इलास्टिक है। क्लियर बच्चों। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स यूजिंग पॉइंट इलास्टिसिटी के बारे में। यहाँ पर हम 2 पॉइंट को समझेंगे, एक तो पॉइंट इलास्टिसिटी का प्रॉब्लम समझेंगे, दूसरा आर्क इलास्टिसिटी का सोल्यूशन देखेंगे। पहले हम प्रॉब्लम यूजिंग पॉइंट इलास्टिसिटी को देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि समटाइम हमें इलास्टिसिटी सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं बल्कि प्राइस के एक रेंज में कैलकुलेट करनी होती है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम किस प्राइस को बेस बनाएं, ओल्ड प्राइस को बेस बनाएं या न्यू प्राइस को बेस बनाएं, दोनों से डिफरेंट आंसर्स आते हैं। इसी वजह से कन्फ्यूजन होती है हमें। तो हम यहाँ पे दोनों तरीके से एग्जाम्पल को समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि प्राइस $8 से $10 हो गई और क्वान्टिटी 6 से 4 हो गई, तो मतलब प्राइस बढ़ी तो डिमांड हमारे पास क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब इसको कैसे देखें। स्टेप 1 में हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस करेंगे। यानी आप क्या करेंगे, 10 में से 8 को निकाल देंगे, क्योंकि 8 से 10 बढ़ी है ना प्राइस, तो 10 में से 8 निकालेंगे कि मतलब कितनी हमारे पास चेंजिंग हुई है, 2% चेंज हुई है। प्राइस कितने परसेंट चेंज हुई, 2% चेंज हुई। यानी 10 में से 8 निकाला तो 2 निकला। अब 2 तरीके से हम यहाँ से निकाल सकते हैं आंसर्स। एक तो हम क्या करेंगे, 2 को पुरानी प्राइस के साथ डिवाइड करेंगे, यानी 2/8 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये 25% आ जाएगा। फिर हम 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2/10, तो ये हमारे पास 20% आंसर आ जाएगा। देखा आपने, दोनों आंसर्स डिफरेंट आते हैं।
फिर हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को चेंज करेंगे। पहले हमने प्राइस के हिसाब से चेंज करके देखा, अब क्वांटिटी को चेंज करके देखेंगे। हमारे पास पहली जो है क्वांटिटी कितनी थी, 6 थी, दूसरी 4 थी। अब हम 4 में से 6 निकालेंगे तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप न्यू में से ओल्ड को निकालते हैं। अगेन अब इसको दो तरीके से देखेंगे। अब -2 है, -2 को पहले डिवाइड करेंगे 6 से तो मेरे पास आ जाएगा, यानी ओल्ड क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे ना, तो ओल्ड क्वांटिटी 6 है तो -33.33% आ जाएगा। फिर हम न्यू क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे -2/4 तो ये मेरे पास -50% आ जाएगा। फिर से आपके डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, दोनों तरीके से आपके डिफरेंट आंसर्स आ गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टेप 3 में इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके। इलास्टिसिटी का फार्मूला आपको पता था, del Q by del P, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यूजिंग ओल्ड वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, यानी आपके पास एक -33.33% को डिवाइड करेंगे 25% पे, क्योंकि दोनों आपने ओल्ड प्राइस लेनी है और ओल्ड क्वांटिटी के हिसाब से जो आपके परसेंटेज निकली थी उनको आपस में डिवाइड करेंगे, आपके पास माइनस का 1.33 आएगा। फिर आपने न्यू जो प्राइस और न्यू जो है वो क्वांटिटी की जो परसेंटेज निकली उनको डिवाइड करेंगे, यानी -50/20 करेंगे तो आपके पास -2.5 आंसर आ जाएगा। अगेन आपके डिफरेंट जो है वो आंसर्स आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा करेक्ट है, यानी दोनों मैथमेटिकली करेक्ट हैं लेकिन दोनों डिफरेंट आंसर्स दे रहे हैं। तो ये है पॉइंट इलास्टिसिटी का प्रॉब्लम, क्योंकि पॉइंट इलास्टिसिटी बेस वैल्यू चेंज होने से चेंज हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया है आर्क इलास्टिसिटी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आर्क इलास्टिसिटी कैलकुलेट्स इलास्टिसिटी ओवर आर रेंज ऑफ प्राइसेस, यानी ओल्ड या न्यू प्राइस यूज़ नहीं करते, ये दोनों का एवरेज यूज़ करते हैं, यानी इलास्टिसिटी को मिडल पॉइंट से मेजर करते हैं। इससे एक ही आंसर मिलता है और कन्फ्यूजन भी जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास यहाँ पे फार्मूला AP = del Q by del P और P बार बाय Q बार, ठीक है। P बार का मतलब होता है द एवरेज इलास्टिसिटी प्राइस और Q बार का मतलब होता है एवरेज इलास्टिसिटी क्वांटिटी। यहाँ पे फार्मूला हमारे पास इसी को फार्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। फार्मूला तो वही है, P1 की वैल्यू 8 है, P2 की वैल्यू 10 है, Q1 की वैल्यू 6 है और Q2 की वैल्यू हमारे पास 4 है। इनको यूज़ करते हुए हमने इस फार्मूले में पुट करना और आंसर्स निकालने। सबसे पहले हमारे पास P बार Q बार की वैल्यू निकालेंगे, del Q कैसे निकालेंगे, del P कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं आपको इसका मेथड बता देती हूँ। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम P बार Q बार निकालते हैं। P बार का मतलब होता है हमारे पास P1 + P2 डिवाइडेड बाई 2। P1 की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास कितनी है, 8 प्लस P2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना बन जाएगा, 18/2। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे मेरे पास 9 आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं P बार की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास Q बार की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, ये होता है Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2। Q1 की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास 6 है और Q4 की मेरे पास कितनी है, 4 है। देखें 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10/2 आ जाएगा। डिवाइड किया तो मेरे पास 5 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये अब हमारे पास ये तो निकल आई। अब हमारे पास रह गया del Q और del P कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखें, जो del Q होता है इसका मतलब होता है आपने दूसरी में से पहली वैल्यू को निकालना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। जैसे मैं del Q निकाली, Q2 में से आपने Q1 निकालनी। Q2 मेरे पास क्या है, 4 - 6, मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 - 6 माइनस का 2 आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। इसी तरह आपके पास स्टूडेंट्स जब del P निकालते हैं हम, तो इसका मतलब भी दूसरी में से पहली वैल्यू को निकालना होता है, यानी P2 में से P1 निकालना होता है। P2 हमारे पास 10 है माइनस P1 हमारे पास 8 है, तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम उन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। -2/2 आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1.8 आ जाएगा EP। ये फार्मूला भी इतने अच्छे से याद करना होगा आपको। डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी जाएंगी और आपको सोल्व आउट करना होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए del Q del P कैसे निकालते हैं और P बार Q बार कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेक्चर आपका 11 जो है कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।